वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रेशियो। Objective of today's lecture is need of financial ratios, use of financial ratios, users of financial ratios, types of ratios, how to calculate financial ratios. Let's move. First of all, need of financial ratios. इस तरीके से बिजनेस को सेपरेट एंटिटी कहा जाता है। बिजनेस और कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब एक नेचुरल पर्सन है, एक है आर्टिफिशियल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन की सेहत के लिए हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, बीपीसी, सीटी स्कैन, एक्सरे, कोविड 19 टेस्ट, इसके अलावा डिफरेंट मेडिकल टेस्ट होते हैं जिससे नेचुरल पर्सन की हेल्थ आइडेंटिफाई करें। सिमिलर, अब आर्टिफिशियल पर्सन की हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज यूज करते हैं जिनसे आपके आर्टिफिशियल पर्सन की हेल्थ के बारे में पता चलता है, इसके अंदर क्या डिजीज है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग चीज है। यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, क्या इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल करते हैं। रेशियोज आर इंडिकेटर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिकेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। ये इंडिकेट करते हैं आपकी किस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी सेहत के बारे में इंडिकेट करती हैं। सिमिलर फाइनेंशियल रेशियोज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उसको एनालिसिस के लिए उसको इंडिकेटर देती है कि क्या है, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। रेशियोज indicate weak and strong areas of the firm. Ratios show the trend of activities, same business either rising or falling as compared to the preceding previous year. Ratios आपको ट्रेंड शो करता है सेम बिजनेस का कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर से क्या पोजीशन है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Ratios can be used carefully because sometimes it may lead to wrong conclusions. इस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आपकी रिपोर्ट बाद मिसलीड करती हैं। एक्चुअल कोई डिजीज होती नहीं मगर रिपोर्ट्स मिसलीड करती हैं। सिमिलर फाइनेंशियल रेशियोज भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन के इंडिकेटर रॉन्ग लीड भी कर सकते हैं। तो उसको आप प्रोफेशनल केयरफुली देखेंगे। एक्सपर्ट्स स्किल्स एंड थॉरो सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर यूज ऑफ रेशियो। एक्सपर्ट स्किल होनी चाहिए, थॉरो सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके से मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और फॉर्मल फॉर्मल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और लेबर असिस्टेंट्स वगैरह प्रोफेशनली नॉलेज वाले लोग होते हैं। सिमिलर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन भी फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करते वक्त थॉरो सब्जेक्ट नॉलेज वाले और एक्सपर्ट्स लोग होने चाहिए। रेशियोज आर वेरी मच यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। जिस तरीके से आपकी नेचुरल पर्सन की मेडिकल रिपोर्ट फ्यूचर ये फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होगी। सिमिलर रेशियोज जो है आपको फ्यूचर प्लानिंग और फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट मेक द फ्यूचर प्रोजेक्शन अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। करंट रेशियोज के बेस पे फ्यूचर की प्रोजेक्शन की जा सकती है। नाउ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ रेशियोज, कौन से लोग आपके रेशियोज को यूज करते हैं। एनालिसिस ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज परफॉर्म बाय, कौन कौन परफॉर्म करते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, इन्वेस्टर्स, जिस इंसान के, जिस ह्यूमन के, जिस बंदे के आपके बिजनेस के अंदर कोई शेयर के शेप में, किसी भी इंटरेस्ट में, कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट है
किसी भी शेप में या इन्वेस्टमेंट है या फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आपके रेशियोज को वो हाईलाइट करते हैं। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए जो परफॉर्मेंस जो टारगेट्स सेट किए गए थे, गोल अचीव जो गोल सेट किए गए थे वो किस हद तक अचीव हुए। और एम्प्लॉइज बेसिकली परफॉर्मेंस के बेस पे जितनी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से एम्प्लॉइज की भी ग्रोथ उस हिसाब से होगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यू लॉसेस जिसकी परफॉर्मेंस बिलो द स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आगे ग्रोथ करनी, क्योंकि वो डेफिनेटली बोलेंगे इंक्रीमेंट कहाँ से होगी, जो एग्जिस्टिंग सैलरीज है वही अगर हमारी रिकवर नहीं हो रही, वही लॉसेस की शेप में आ रही है। थर्ड, आपके पास एक्टिविटी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपके पास लाइक एफबीआर टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से, लीगल और गवर्नमेंट एजेंसीज यूबीआई वगैरह, जो आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के रेशियोज को कैलकुलेट करते हुए आपकी लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, basically there are five basic types of ratios: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, equity ratio and valuation ratio। ये पांच किस्म के रेशियोज हैं जो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ को गेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? इट शोज हाउ गुड अ कंपनी इज एट मेकिंग मनी। पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी कंपेटिटिव पोजीशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या पोजीशन है, कितने परसेंटेज। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, लेट सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन वीवो मोबाइल और ओप्पो मोबाइल दोनों की प्रोडक्ट सिमिलर है, और दोनों के साथ मार्केट पोजीशन भी कंपेटिटिव, तो उसका प्रॉफिट कितना है, इसका रेवेन्यू कितना है, इसके प्रॉफिट कितना है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रॉफिटेबल रेशियो से मार्केट से जो रेशियोज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और रिव्यू किया जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है और हमारे कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस क्या है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस है वो ज़्यादातर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में यूज होते हैं। मेनली in profitability ratios, there are two types of ratios: return on sales and return on investments। आपके पास जो सेल्स, आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया उसके ऊपर रिटर्न कितना परसेंट है, इस हिसाब से वो कैलकुलेट होंगे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कि जो ऑनर जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया उसको कितना रिटर्न मिलता है। रिटर्न ऑन सेल्स के लिए आपके डिफरेंट टाइप के रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंसेस टू सेल रेशियो। सेल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास होते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। क्या क्या चीजें आपको अल्टीमेट कितना प्रॉफिट है, और तो उस प्रॉफिट में सेल्स से कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है, और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसके डिफरेंट फार्मूला है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड सेकंड रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली क्यों कैलकुलेट करते हैं? How comfortable is a company? How comfortable a company is to pay its debts in short term? तो इसके पास लाइबिलिटी जो इसके जो डेट है वो कितने कंफर्टेबल है, तो वो शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर वो पे कर सकते हैं। उनके लिए जो रेशियो कैलकुलेट होते हैं मेनली करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो को एसेट टेस्ट रेशियो को कहा जाता है, कैश रेशियो, कैश कन्वर्जन साइकिल वगैरह कैश रेशियो को कहा जाता है। और फाइनल में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपको कितना रिक्वायर्ड है, कितना वर्किंग कैपिटल आपको। थर्ड रेशियो है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो आपके पास कहते हैं कि हाउ कंफर्टेबल अ कंपनी इज टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर शॉर्ट टर्म डेट्स, यहाँ के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स में आप कितना पे कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेनली रेशियो कैलकुलेट होते हैं डेट रेशियो,
debt to equity ratio, interest coverage ratio, and debt service coverage ratio. फोर्थ नंबर है आपके पास एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में वर्डिंग से ही एक्टिविटी जो बिजनेस की एक्टिविटी भाई यस ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ कंपनी, जो आपको बिजनेस की एक्टिविटी है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक्टिविटी रेशियो भाई ऑपरेशनल efficiency of company, how well company manage its working capital, how well company manages its working capital and long-term assets to produce more, how well company manage its working capital, जो उसके पास वर्किंग कैपिटल है बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम एसेट्स टू लॉन्ग टर्म एसेट्स टू प्रोड्यूस मोर। आपके पास वर्किंग कैपिटल और नॉन करंट एसेट्स को किस हद तक आप यूज करें ताकि आप मोर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करें, मैक्सिमम प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। आल्सो नोन एज एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है एंड एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो भी कहा जाता है। Mainly there are inventory or stock turnover ratio, account receivable or debtors turnover ratio, account payable या creditors turnover ratio and asset management ratio। अब आप इसमें देखिए ओवरऑल सब आपके पास करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री और लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में कि आप अपने एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को कितना मैनेज कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर है आपके पास वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो क्यों यूज होते हैं? यूज फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट इज राइट वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी की वैल्यू क्या है। इसके लिए मेनली चार रेशियो कैलकुलेट होते हैं: ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिविडेंड पेमेंट पर शेयर। ये टोटल 5 टाइप्स के शेयर रेशियो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि ये रेशियो वन बाय वन कैलकुलेट किस तरीके से, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इक्विटी। लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज पर्पस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, पर्पस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड फार्मूलाज एंड मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। टाइप्स कितने हैं और उनके फार्मूलाज क्या है, उन फार्मूलाज की मीनिंग, उनके रिजल्ट्स से क्या मीनिंग निकल सकती है, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव। पर्पस, क्यों कैलकुलेट करते हैं, नीड क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करने की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से वी कैन आइडेंटिफाई हाउ गुड अ कंपनी इज एट मेकिंग मनी। कंपनी कितने अच्छे तरीके से कितना पैसा बनाती है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है। कंपनीज कंपेरेटिव पोजीशन इन द मार्केट्स, मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स के सामने कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज a source of income and expenses. Profitability ratios assess the company's ability to earn profit from its sales or operations. Profitability ratios से हम कंपनी की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना, कंपनी कितने प्रॉफिट अर्न कर सकती है अपनी सेल्स से, अपने बिजनेस ऑपरेशन से। Profitability ratios indicate how efficiently a company generate profits and value for shareholders. अब यहां पे आपके पास दो वर्डिंग क्लियर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं? एफिशिएंटली कंपनी कित प्रॉफिट जनरेट करती है और शेयर होल्डर्स को क्या इंपॉर्टेंस, क्या वैल्यू दे रही है, क्या रिटर्न दे रही है। इट मींस कि देयर आर टू बेसिक थिंग्स, efficiency of company profits and
वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। सो अब टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर अब कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ऑनर ने, जो इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके उसके ऊपर कितना उसको रिटर्न मिल रहा है, कितने परसेंट उसको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन सेल्स के अंदर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज और नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियोज। एक्सपेंसेस को सेल्स से कंपेयर करें तो कितने परसेंट रेशियोज आ रहे हैं, क्या परसेंटेज आ रही है। नेट प्रॉफिट को अगर करें सेल से तो कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट रेशियोज आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का कितने परसेंटेज आ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, जो टोटल आपके एसेट्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है उस पर कितना रिटर्न है। और इक्विटी पे, एक्चुअल कैपिटल पे, इक्विटी पे, ऑनर इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है। ये बेसिक 6 रेशियोज है प्रॉफिट रेशियोज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑन सेल्स। रिटर्न ऑन सेल्स का फर्स्ट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की वर्डिंग से अगर आप आइडेंटिफाई करें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इट मींस कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसका परसेंटेज कितने हैं सेल्स के हिसाब से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट का जो एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, इट शोज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बाय सेल्स ऑफ इट एंड इट्स कंपेयर टू सेल्स और सर्विसेज के कंपेयर में इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज में भी हायर प्राइस करेंगे तब भी ज्यादा होगा, या प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम होगी तब भी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आएगा। हायर प्राइस अगर होगी तो वो हायर प्राइस क्यों होगी, क्योंकि हायर प्राइस आप पे करते हैं सुपीरियर क्वालिटी के लिए। लेट सपोज जो आप अगर मिनरल वाटर की बॉटल, नेस्ले की बॉटल 40 रुपीज की अगर स्मॉल बॉटल है तो वही चीज आप नॉर्मल वाटर 10 रुपीज में। तो हायर प्राइस सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी की वजह से कंज्यूमर हायर प्राइस पे करता है। नेक्स्ट है सुपीरियर ब्रांड्स। नेस्ले का अपना एक ब्रांड बना हुआ है, इस ब्रांड की वजह से जिस तरीके से आईफोन, जिस तरीके से हुंडा, जिस तरीके से टोयोटा, जिस तरीके से सुजुकी अपनी ब्रांड की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से हायर प्राइस चार्ज करते हैं। या एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी, लेट सपोज कि भाई पाकिस्तान के अंदर 660 सीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर होने वाली एक ही एसजीएस ऑटोमेटिक गियर सिस्टम गाड़ी है जो अल्टो है। अब सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी की वजह से हायर प्राइस सुजुकी चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से हायर प्राइस, सुपीरियर क्वालिटी, क्वालिटी की वजह से हायर प्राइस आप रख सकते हैं किसी ब्रांड के ऊपर, या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कोई और कंप्यूटर नहीं है तो जो प्राइस आप रखेंगे वो हायर प्राइस हो। जिस प्राइस पे भी आप रखेंगे तो वो कंज्यूमर मजबूरी में भी परचेज करेगा। या कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर लोअर हो, इट मीन से प्रोडक्शन स्केल्स, अगर आप ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है। तो इस तरीके से भी आपके पास जीपी रेशियो पे इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट रेशियो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। It indicates the net profit earned after meeting operating expenses. This profit is attributable to ordinary shareholders or owners. ये वो प्रॉफिट है जो सब एक्सपेंसेस मीट करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बच रहा है, जो उनके पास शेयर होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। It gives overall picture of business profits after deduction operating and non-operating expenses.
जो भी एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सब डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और वो परसेंटेज आपको आइडेंटिफाई करेगा कितने परसेंट आपको ऑर्डिनरी शेयर के लिए सेव हो रहा है। थर्ड नंबर शेयर है एक्सपेंसेस टू सेल्स। कोई भी एक्सपेंस, ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पर्टिकुलर सेल्स से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास उस एक्सपेंस की परसेंटेज आ जाएगी। लेट सपोज सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस टू सेल, अगर 10 रुपए सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है और 100 रुपीज आपकी सेल्स है, इट मीन्स कि आप जो सेल्स कर रहे हैं उसका 10% एम्प्लॉइज को सेल्स सैलरीज दे रहे हैं। इट कंपेयर्स एक्सपेंसेस विद पर्टिकुलर एक्सपेंसेस आर ईयर टू ईयर वैल्यूएशन। लास्ट ईयर हमारा सैलरीज एक्सपेंस इतना था, करंट ईयर में कितने परसेंट हो गया सेल्स का, जितनी अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ क्या उतना परसेंट हमारे सेल्स भी इंक्रीज हुई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करेंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे, तो जो एक्सपेंस होगा उसको डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास इस एक्सपेंस की कंपैरिजन आपको आइडेंटिफाई होगी। ये तीन एक्सपेंसेस थे आपके पास, रिटर्न ऑन सेल्स। नेक्स्ट जो इसमें टाइप था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट पे कितना शेयर मिलेगा, रिटर्न आएगा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। जो भी टैक्स वगैरह अपनी लाइबिलिटीज पूरी करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको अगर एसेट से डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉफिट आपको टोटल एसेट्स पे, रिटर्न के कितने एसेट्स हैं आपके, उस पे कितने परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है। कंपनी विथ बेटर और आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, यूटिलाइजिंग इट्स एसेट बेटर। अगर आरओए बेटर है इट मींस कि आपके पास आप जो है अपने एसेट्स को बेहतरीन तरीके से, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आरओए कैन बी इंक्रीज बाय, इंक्रीज कैसे हो सकता है, बेटर प्राइसिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर कॉस्ट विद बेटर एफिशिएंसी। आपके पास एफिशिएंसी, बेस्ट एफिशिएंसी से लो कॉस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपके पास प्रॉफिट, रिटर्न, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और मैक्सिमम आपके एसेट्स अगर आप ह्यूज इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं, बेटर प्राइस, अगर आप कस्टमर को लो प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइस देके कस्टमर को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपनी प्रोडक्ट की तरफ अगर अट्रैक्ट करते हैं तब भी आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स जो है आपका इंक्रीज होगा। या बेटर कलेक्शन पॉलिसीज, या बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर, कि जो इन्वेंट्री आपने रखी है वो इन्वेंट्री रिपीटेशन, आपका स्टॉक इतना है जो आपके पास बार बार आप उसको परचेज करके बार बार आप उसको सेल कर रहे हैं ताकि आपके पास कोई ह्यूज डंप स्टॉक ना हो। इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होने से भी आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स इंक्रीज होगा। सेकंड नंबर था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी जो प्रॉफिट आप आफ्टर टैक्स अपनी लाइबिलिटीज वगैरह, इंटरेस्ट, लाइबिलिटी सब चीजें पे करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास सेव हुआ उसको इक्विटी के हिसाब से कितनी परसेंटेज पे आ रहे हैं। इट शोज द रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन कंपनी। कंपनी के अंदर ऑनर ने कितना पैसा लगाया उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। इन सिंपल इट शोज हाउ मच अमाउंट ऑनर इज टेकिंग एडिशनल अगेंस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अगर किसी ने लेट सपोज 1 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किया है तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी से ये पता चल जाता है कि उसको, ऑनर को कितने पैसे मिले, उसको रिटर्न कितना मिला और वो कितना अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कितना अमाउंट ज्यादा लेकर जा रहा है। इट मींस इट शोज क्लियरली इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कितना रिटर्न मिला है जो ऑनर अपने घर पे लेकर जा सकता है, टेक होम कितना हो सकता है। थर्ड नंबर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था जिसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था। अब जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम जो ले रहे हैं उसको ले रहे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि इंटरेस्ट और टैक्स के से पहले प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपके पास एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो इट मींस कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज को आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। It shows the return on total amount invested in assets through long term sources
मीन्स इक्विटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये आपके पास आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास रिटर्न टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिससे आपने कोई डिविडेंड, कोई बैंक लोन वगैरह जो भी लॉन्ग टर्म लोन दिए उनके बदले और एसेट्स के बदले आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अब उसके बाद आप इंटरेस्ट वगैरह माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट होगा। यही चीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको ये बता देगा कि नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी को कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट profitability ratios. Thanks for watching. If you have any confusion, question, you can write in comments. Don't like to, don't forget to like lecture, types of financial ratio, liquidity ratio and its type, formula and calculations. First of all, types of financial ratio. सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो एंड वैल्यूएशन रेशियो। लास्ट लेक्चर के अंदर हम इन 5 टाइप में से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी रेशियोज क्या चीज़ है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और ये टाइप। लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट टू नो हाउ कंफर्टेबल अ कंपनी इज पे इट्स डेट्स इन शॉर्ट टर्म। कि कंपनी कितना इजीली, कितना कंफर्टेबल वैसे अपने करंट शॉर्ट टर्म डेट्स पे कर सकती है, अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की कितनी कैपेबिलिटी रखती है, कितने परसेंटेज कैपेबिलिटी है। टाइप्स ऑफ रेशियोज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। लास्ट वर्किंग कैपिटल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो। करंट रेशियो के अंदर करंट रेशियो का जो बेसिक फॉर्मूला है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेंगी, और एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन हम इनिशियल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जस्ट उसकी रिवीजन। करंट एसेट्स मींस रिसोर्सेज कंज्यूम्ड आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर is known as current assets. Current liabilities, obligations or responsibilities that will be paid within 1 year is known as current liabilities. It will check the short-term liquidity of the company. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को चेक करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन का, उसका नाम है करंट रेशियो। आर्टिफिशियल पर्सन मीन बिजनेस। If current ratio is greater than 1, it means current assets are greater than current liabilities. अगर आपके पास करंट रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि लाइबिलिटीज आपकी कम है, करंट लाइबिलिटीज कम है, करंट एसेट्स आपके ज़्यादा है। If current ratio is greater than 1, it means company can pay short term loan easily. अगर आपके पास करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है या 1 है, इट मीन्स कि कंपनी इजीली अपना शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर सकती है। इफ करंट रेशियो इज लेस देन 1, इट मीन्स कंपनी नीड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म लोन इन ऑर्डर टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अगर आपके पास करंट रेशियो 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेकर अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। जिस तरीके से और नेचुरल मेडिकल टेस्ट के अंदर हर टेस्ट की कोई सर्टेन परसेंट रेंज होती है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो टेस्ट है करंट रेशियो, इसका भी एक टेस्ट, इसका भी एक परसेंटेज गिवन है कि करंट रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। बट हेल्दी रेशियो इज 1.33। बेहतर है कि 1.33 हो, अगर 1.33 से कम है मगर फिर भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इट मीन्स कि ये इसकी हेल्थ नॉर्मल है। अगर 1 से लेस देन 1 है, इट मीन्स
आपके उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ, उस आर्टिफिशियल पर्सन की हेल्थ जो है वो वीक है, तो उसके अंदर कुछ डिफिशियंसीज है। नेक्स्ट रेशियो है क्विक रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला जो है, क्विक रेशियो डिवाइड इज इक्वल टू क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट एसिड्स। अब लास्ट टाइम करंट एसिड्स तो थे, अब करंट एसिड से क्विक एसिड्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? क्विक एसिड्स इज नथिंग ऑल करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Resources consumed or converted within 1 year normally except inventory is called quick assets. Current liabilities वही है जो liabilities within 1 year पे करनी है। It indicates the quick ability of a firm how to meet its current obligations, falling due quickly on demand। अगर कि आपकी liabilities से, आपके vendor से, आपके creditor से अगर अर्जेंट डिमांड आ जाती है liabilities को पे करने के लिए, तो अगर आपका क्विक रेशियो बेहतर होगा। क्विक रेशियो आपसे ये इंडिकेट करता है कि आप कितना जल्दी उसको पे कर सकते हैं। इफ क्विक रेशियो इज ग्रेटर देन 1, सॉरी क्विक रेशियो इज लेस देन 1, कंपनी नीड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म लोन टू पे पे ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर आपके पास क्विक रेशियो लेस देन 1 है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज लोन लेने के करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। अगर क्विक रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मींस कंपनी कैन पे शॉर्ट टर्म लोन इजीली। नेक्स्ट है आपके पास क्विक कैश रेशियो। कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट में करंट एसेट्स थे, सेकंड में क्विक एसेट्स थे, अब लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स किसको कहते हैं? जो एन एसेट डेट कैन इजीली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मिनिमम टाइम में, विद इन अ फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स के अंदर। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक कैश, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, प्राइस बॉन्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो इजीली कैश या कैश की इक्विवेलेंसी यूज हो सके। दिस इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटीज वही ऑब्लिगेशंस पेड विद इन 1 year। The cash ratio is the most conservative. That's because it compares only cash and liquid assets. बहुत ही ज्यादा मोस्ट कंजर्वेटिव रेशियो है ये, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेस करता है आपके कैश के ऊपर। If cash ratio is less than 1, company has shortage of the cash to pay its current liabilities. अगर कैश रेशियो आपका 1 से ज्यादा है, इट मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्दी है और आपके कहीं पे शायद एसेट्स की लीकेज भी है, जिस वजह से ओवर एसेट्स हैं, उसकी एसेट्स की कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से आपकी पास रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इतने एसेट्स, इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी है कि जितना आप लायबिलिटीज है उससे भी ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज से भी ज्यादा अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपके पास शायद प्रॉपर यूजेज, प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ कैश नहीं है, शायद। अब लास्ट रेशियो है, लास्ट सिंपल कैलकुलेशन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहते हैं जो कैपिटल आपके बिजनेस की वर्किंग में काम आए। ये कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो क्या था? करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स तो इज converted in within 1 year. Working capital is used for day-to-day business operation. It is comprised on inventories, bill receivable, prepayments, markets, securities, cash and bank. जो भी चीज आपके पास डे टू डे यूज के, सेल की, परचेज की, कैश आया, कैश दिया, इस टाइप के जो भी छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के लिए जो आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज यूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कि कितना वर्किंग कैपिटल है आपके पास, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। This is all about liquidity ratios. Thank you for watching. If you have any confusion, questions, you can write in comments. Don't forget
like and share. Let's move. Objectives of today's lecture. We will discuss types of financial ratios, purpose of solvency ratio, types of solvency ratio, formulas, and meaning of solvency ratios. Types of financial ratios: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, equity ratio, वैल्यूएशन रेशियोज। ये रेशियोज हम अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके टाइप्स सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, इट कैलकुलेट हाउ कंफर्टेबल अ कंपनी इज टू पे इट्स डेट्स, इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स इन मेजर फाइनेंशियल। इससे पहले जो हम फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप्स के बारे में हम जो डिस्कस कर चुके हैं सॉल्वेंसी रेशियोज से पहले हम बात कर चुके थे लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली कैलकुलेट करता है कि शॉर्ट टर्म डेट्स को कितना कंफर्टेबल पे कर सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में सेम लायबिलिटीज की पेमेंट की बात है मगर लॉन्ग टर्म। Solvency ratio is key metric used to measure an organization's ability to meet its long-term debts obligations. Long-term debts obligations का पेमेंट के लिए, liabilities को पे करने के लिए ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। Solvency ratio indicates whether a company's cash flow is sufficient to meet its long-term liabilities. Solvency ratio इंडिकेट करते हैं कि कंपनी के कैश फ्लो कितना सफिशिएंट है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए। Now, the types of solvency ratios: debts ratio, debt to equity ratio, and interest rate covers. Debts ratio, first of all, formulas: total liabilities divided by total assets multiplied by 100. Total liabilities divided by total assets. It shows how much assets are financed through debts or liability or debt claim, total claim of creditors on total assets. Debt ratio is defined as the ratio of total debt to total assets. ये रेशियो टोटल डेट्स और एसेट्स का रेशियो डिफाइन करता है, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल और परसेंटेज। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज एसेट्स डेट आर फाइनेंस्ड बाय डेट्स। ये उन रेशियोज को, उन एसेट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि कौन से एसेट्स, कितने एसेट्स हैं जो डेट्स के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू आपने परचेज किए। Greater ratio, a ratio greater than 1 shows a considerable portion of debts is funded by the assets. A ratio, if ratio is less than 1, it shows the maximum portion of the company's assets are funded by equity. अगर ratio greater than 1 है, it means कि maximum ratio जो assets हैं वो finance liabilities के through purchase किए गए। And अगर if ratio is less than 1, it shows the maximum portion of company's assets are funded by equity. Next ratio, debt to equity ratio. Debt to equity ratios formula is total long term liabilities divided by shareholders equity multiplied by 100. Total long term liabilities is equal to long term debts, liabilities plus preference shares. It shows relationship between long term liabilities versus funds provided by owners. ऑनर ने कितने प्रोवाइड किए उसका रिलेशन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से, कि मार्केट से, पब्लिक से, जनरल मार्केट क्रेडिटर से कितने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपने लिए, और ऑनर ने कितना, ऑनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, ऑनर का कैपिटल कितना है। इट इंडिकेट्स फाइनेंसिंग बाय डेट्स वाया लेंडर्स वर्सेस फंडिंग थ्रू इक्विटी वाया शेयर होल्डर्स। A higher ratio indicates that the company is getting more of its financing by borrowing money, which subject to company to potential risk if debts level are too high. अगर
रेशियोज अगर पोटेंशियल रिस्क और डेट्स लेवल हाई है तो कंपनीज को मजबूरन हाईली फाइनेंसिंग रेट पे रिस्क की डिसीजन करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि जो लॉन्ग टर्म हायर रेशो, जो रेशो है डेट टू इक्विटी, ऑलवेज इज मोर, मस्ट बी मोर देन वन। डेट इक्विटी रेशो मस्ट बी लेस देन वन। if in market crisis, low debt equity companies can survive better। अगर आपके रेशियोज मोर देन लेस देन वन है तो इजीली वो कंपनी सरवाइव कर सकती है। अगर ये रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन ग्रेटर देन वन हुआ तो ऑलवेज कंपनी हैज रिस्क। रिस्क फैक्टर से बचने के लिए जो डेट टू इक्विटी रेशियो है डेट मस्ट बी लेस देन वन। इंटरेस्ट कवर्स रेशियो, interest covers time, operating profits or earning before interest and taxes divided by interest expenses. It basically only, it shows net operating profit covers to the interest expenses in number of times. Profit should be 5 times more than interest expense। ये जस्ट आपकी एबिलिटी को शो करता है आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे करने के बाद आप कितना, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। ऐसा तो नहीं आपका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो आप पूरे का पूरा सिर्फ इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। इफ profit is 5 times more than interest expense, the organization is in good condition। Higher interest cover ratio is preferable, but minimum it must be 2 or 3, means 2 to 3 times। जितना ज्यादा होगा वो तो बेहतर है, मगर कम से कम 2 या 3 times ज्यादा होना चाहिए। Thanks for watching। If you have any question, you can ask comments and reviews। जो लास्ट टॉपिक था फाइनेंशियल रेशियोज, आज फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप, एक्टिविटी रेशियोज जिसको एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है, टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। बेसिकली इस नाम से अगर एनालाइज किया जाए बिजनेस की एक्टिविटीज की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियोज कैलकुलेट होते हैं उनको एक्टिविटीज रेशियोज एंड एफिशिएंसी रेशियोज कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज, types of equity ratios and formulas and interpretation of ratios। Let's move। First of all, types of financial ratios: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, equity ratio and valuation ratios। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इक्विटी रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, why to calculate equity ratios, efficiency ratios and turnover ratios? It measures ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ कंपनी। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए ये रेशियोज कैलकुलेट होते हैं। हाउ वेल कंपनी मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स टू प्रोड्यूस मोर। कंपनी कितना अच्छे तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रही है कि लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स को, कि वो मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, सेल्स मैक्सिमम कर सके। Also known as efficiency ratios, assets utilization ratios, turnover ratios, equity ratios, सब चार नाम डिफरेंट रेशियोज के हैं। अब इन रेशियोज के बीच में टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि कितने प्रॉपर यूटिलाइज किया है अपने इन्वेंट्री को। एसेट टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेएबल टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इनके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। इन्वेंट्री की डायरेक्ट रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जैसे ही अगर इन्वेंट्री आपके सेल्स नहीं होगी तो इन्वेंट्री आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो आपके पास अल्टीमेट
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे इफेक्ट आएगा। अगर इन्वेंट्री कम है तब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे इफेक्ट आएगा। तो इन्वेंट्री का डायरेक्ट डिपेंडेंसी इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, कितनी बार आपने स्टॉक को टर्नओवर किया। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इन सम केसेस अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं होते तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को बेस बनाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, वन ओपनिंग स्टॉक वन क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को प्लस करने के लिए एवरेज से डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक 0 है तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर 1 करेंगे और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो सेम क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। ये सिंपल मैथमेटिक्स। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के अंदर अगर कैलकुलेट करें, वो पहले जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के अंदर जो एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। पहले बार हमने जो स्टार्ट किया था टाइम्स, कितनी बार आपने इन्वेंट्री सेल्स कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री परचेज करें कितनी बार आप उसको टर्नओवर कर रहे हैं। अब उसी फार्मूले को अगर आप रिवर्स कर लें, डिनोमिनेटर को अगर आप ऊपर ले जाए, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। इस नो ये आपको इन्वेंट्री टर्नओवर कितने दिन में आप इन्वेंट्री को टर्न कर रहे हैं, इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टर्न करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो ये आपके पास वो डेज की कैलकुलेशन होगी। अगर आपने पहले टाइम्स में कैलकुलेट कर दिया तो टाइम्स में उसी जो टाइम्स का रेशियो आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उस रेशियो को सिर्फ 365 को एक 365 पर ईयर, ये स्टैंडर्ड डेज की बात है। 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में नंबर ऑफ डेज में आएगा। अगर यही नंबर ऑफ मंथ में चाहिए तो 365 डेज डेज है, अगर मंथ में चाहिए तो 12 होगा, अगर वीक्स में चाहिए तो 52 वीक्स है। इसी हिसाब से 36 अब इन्वेंट्री टर्नओवर डेज 365, मंथ है तो 12, अगर वीक्स है 52। जिस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 365 सिर्फ हमने एक स्टैंडर्ड डेज के हिसाब से मेंशन किया है। अब ये कैलकुलेट करते क्यों है? इट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए ये कैलकुलेट होता है। हायर टर्नओवर रेशियो टाइम्स इंडिकेट द इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड। जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगा इट मीन्स कि आपने उतना ही कम इन्वेंट्री आपने अपने पास स्टॉक रखा है। लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस डेज इंप्लाइज द इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड टाइम। डेज के अंदर अगर लोअर होगा तब भी यही है कि आपने शॉर्टर रखा हुआ है। अगर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में होगा तो भी आपके पास इंडिकेट हो रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। अगर लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम में लोअर होगा इट मीन्स कि आपके पास स्टॉक जो है वो उसकी स्लो मूविंग है। नेक्स्ट है डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। इसका अकाउंट रिसीवेबल का डायरेक्ट रिलेशन आपके पास क्रेडिट सेल्स है, तो इसका फॉर्मूला है टाइम्स के अंदर क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। ये टाइम से अगर डेज की बात करेंगे, एवरेज रिसीवेबल सेम कैलकुलेशन होगी, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल एंड क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल। अगर ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग को ही हम बेस बनाएंगे एवरेज की कैलकुलेशन पे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज में अगर करेंगे तो वही फार्मूला 365 डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स वाला जो फर्स्ट कैलकुलेट किया है। This measure the efficiency of company's credit and collection period process. A relatively high receivable turnover ratio may indicate that a company has highly efficient credit and collections. It could imply that a company's credit or collection policies are too tough
ये आइडेंटिफाई करता है, ये डिक्लेयर करता है कि अगर आपके पास एफिशिएंसी रेशियो कितनी, आपके पास क्रेडिट पॉलिसी कितनी हाई है, कितनी टफ है, वो आपके पास लो टर्नओवर रेशियो से पता चल जाता है. दिस मेजर द टाइम्स एंड स्लिप अवे बिटवीन सेल्स एंड कैश कलेक्शन. ये आपके पास टाइम पीरियड को कैलकुलेट करता है कि जो जब आपने सेल्स की, जब आपने इनवाइस बनाई, इनवाइस से लेकर कैश कलेक्शन तक कितना टाइम, कितने डेज की कलेक्शन हुई. इट रिफ्लेक्ट हाउ फास्ट कंपनी कलेक्ट्स कैश फ्रॉम कस्टमर्स टू whom इट एक्सटेंड्स क्रेडिट. ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने जल्दी कैश को कलेक्ट करते हैं कस्टमर से. फर्स्ट हमने डिस्कस किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. लो टर्नओवर रेशियो over days indicate the company is efficient in its credit and collection process. जितना लो डेज होंगे उतना ही इट मीन्स कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है. थर्ड नंबर है क्रेडिटर्स और अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो. अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो टाइम्स, अगेन अकाउंट पेएबल आपके पास डायरेक्ट आप एंट्री करते हैं अकाउंट परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट. तो अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज पेएबल. एवरेज पेएबल का अगेन वही फार्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर डेज के अंदर अगर हम करेंगे वही चीज, एवरेज पेएबल डिवाइड बाय नेट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365. अगर पहले टाइम्स कैलकुलेट किया है तो जो टाइम्स की रेशियो है उसको 365 से किया है. वंस अगेन अगर यहाँ डेज के बदले मंथ होंगे तो साल में कितने महीने, वो नंबर ऑफ मंथ डिवाइड कर, नंबर ऑफ मंथ 12 मंथ, तो 12 से डिवाइड करेंगे टाइम्स को. अगर नंबर ऑफ वीक्स करना है, नंबर ऑफ बाय मंथली करना है, नंबर ऑफ क्वार्टर्स करना है, तो वो आपको उस हिसाब से उसको डिवाइड करना है. This measures account payable ratio. This measures the number of times per year that a company theoretically pays off all its creditors. ये बेसिकली मेजर्स करता है कि आप अपने उधार, अपने लाइबिलिटीज, अपने पेबल्स कितना जल्दी क्रेडिटर्स को पे करते हैं. दिस रिफ्लेक्ट एवरेज नंबर ऑफ डेज डेट अ कंपनी टैक्स टू पे इट्स सप्लायर्स. कितने दिनों में पे करते हैं. सिंपल. ये थर्ड फोर्थ नंबर है एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर में बेसिकली एसेट्स के बारे में, हम टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में, अगर एसेट टर्नओवर रेशियो है सिंपल टाइम्स में जो सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स, कि आपने एसेट्स को कितनी बार यूटिलाइज करके सेल्स को जनरेट किया है, ये टोटल एसेट्स. अगर सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को कितने यूज किया है तो सेल्स डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स. अगर करंट एसेट्स है सेल्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स. दिस मेजर द कंपनीज ओवरऑल एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यूज विद अ गिवन लेवल ऑफ एसेट्स. जो आपने कंपनी ने जो बेसिक एसेट्स प्रोवाइड किए हैं उनको कितनी कैपेबिलिटीज है वो उनको रेवेन्यू जनरेशन में यूज किया है. इट शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन जनरेटिंग सेल्स रेवेन्यू. यूटिलाइजेशन आपके रिसोर्सेज को रेवेन्यू जनरेशन के यूटिलाइजेशन को शो करता है कि कितना आप अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करके, यूटिलाइज करके अपने रेवेन्यू जनरेट किया है. A high turnover ratio shows the economic resources are used in more effective and economical ways. Low asset turnover ratio is indication in inefficiency or the relative capital intensity of the company. अगर टर्नओवर रेशियो हाई है इट मीन्स कि आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करें. अगर लो है इट मीन्स कि आप इनएफिशिएंसी है, इनइफेक्टिवली यूज कर रहे हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगेन के वर्किंग कैपिटल आप कितना यूज कर रहे हैं, एवरेज वर्किंग कैपिटल आपका कितना है जिसको जो जन यूज कर रहे हैं सेल्स के लिए. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज नेट एनुअल सेल्स बाय इट्स एवरेज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को सेल्स से एवरेज वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम्स आ जाएगा कितनी बार आपने यूज किया है. इट कैन आल्सो बी कॉल्ड करंट रेशियो. It measures liquidity, means the business ability to meet its payment obligations if they fall due. जब बिजनेस की लाइबिलिटी ड्यू हुई
तो वो कितनी कैपेबिलिटीज है, वो बिजनेस अपनी ऑब्लिगेशंस पे कर रही है विद इन ड्यू डेट, मीन जब वो फॉल कर रहे हैं, जब ड्यू हो रहे, तो इमीडिएट अपनी लाइबिलिटीज कितना जल्दी पे कर रही है, कितनी लाइबिलिटीज पे करने की एबिलिटी रखती है. दिस इज ऑल अबाउट टर्नओवर ratios, equity ratios, or efficiency ratios. Thanks for watching. If you have any question, you can comments and reviews. One thing more, आज तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर मेजॉरिटी व्यूज जो है वो नॉन अनसब्सक्राइब करके हैं. काइंडली, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद लेक्चर्स, काइंडली सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.